Hello students, welcome to King's Academy. I am Puneet, your economy teacher. तो देखिए, हमने पहले वाली क्लास में टॉपिक शुरू किया था जो कि था नेशनल इनकम। हमने पहले वाली क्लास में जाना कि नेशनल इनकम क्या होती है, क्या डेफिनेशंस है उनकी और क्या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कैसे कैलकुलेट की जाती है और कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो इसमें अप्लाई होती है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम इसमें पढ़ेंगे। हमने पहले वाली क्लास में जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, इसके बारे में जान लिया था और हम अब आगे के टॉपिक शुरू करेंगे और जहाँ तक हो सका वहाँ तक आज इस लेसन को या इस जो नेशनल इनकम है इसको खत्म करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि जीडीपी के हैं। फॉर्मूलाज ऑफ जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी। आर मानी रेंट, डब्ल्यू मीन्स वेजेज, आई मीन्स इंटरेस्ट, पी मीन्स प्रॉफिट। और बेसिक प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे रखा है जो कि आपको फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस, मतलब उत्पादन कर। आपको प्रोडक्शन करने में जो भी आपके टैक्सेस लगे हैं वो उनमें से आप माइनस कर दीजिएगा प्रोडक्शन सब्सिडी, जो उत्पादन करने में आपको सरकार द्वारा रियायत मिली है वो, या फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स। वही बात है, अगर प्रोडक्शन टैक्स में से आप सहायता को या सब्सिडी को जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा नेट प्रोडक्शन टैक्स। फिर है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगी मार्केट प्राइस पर। तो देखिए, आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद? कि पहले सकल घरेलू उत्पाद में तो ये था, या उसकी डेफिनेशन ये थी कि एक देश की घरेलू सीमा के भीतर किसी एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा चेंज है। वहां घरेलू की जगह यहाँ आया है राष्ट्रीय, नेशनल। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि डेफिनेशन की किसी भी देश में एक निश्चित निश्चित समय सीमा में निश्चित समय सीमा में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही मूल्य को ही सकल
राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिए जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है कि इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि जीडीपी में तो घरेलू सीमा के भीतर प्रोडक्शन को या प्रोडक्शन के मौद्रिक मूल्य को लिया जाता था, और इसके अंतर्गत प्रोडक्शन कहीं भी हुआ हो लेकिन वह देश के नागरिक के द्वारा हुआ है तो वो भी जीएनपी में शामिल किया जाएगा। जीएनपी चाहे वो सेवाएं इस देश में दे रहा हो या दूसरे देश में दे रहा हो, या मुद्रा या जो भी पेमेंट है वो इस देश में प्राप्त करे या उस देश में प्राप्त करे, अगर वो भारत का नागरिक है तो वह भारत की जीएनपी में जुड़ेगा। देखिए किसी भी देश में एक निश्चित समय सीमा में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें घरेलू सीमा की जो टर्म थी वो इसमें अप्लाई नहीं होती है। इसमें बस जो व्यक्ति है वो जो नागरिक है वो भारत देश का होना चाहिए, चाहे वो अपनी सेवाएं कहीं भी दे, कहीं भी वो अपने सेवा के बदले पेमेंट प्राप्त करे तो वो भारत की जीएनपी में जोड़ा जाएगा। इन एनी कंट्री द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इन ए गिव टाइम फॉर्म इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें देश के भीतर उत्पाद हो चाहे देश के बाहर हो उसको भी लिया जाएगा। बस इसमें कंडीशन ये है कि उत्पाद या प्रोडक्शन जिसके द्वारा हो रहा है वो देश का नागरिक होना चाहिए। इसमें ये आवश्यक शर्त रहेगी या आवश्यक टर्म रहेगी। तो इसका फॉर्मूला है जीएनपी इक्वल जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब भारत ने बाहर कितनी वस्तुएं गुड्स या सर्विसेज दी किसी एक देश को, या भारत ने किसी अन्य देश से या अन्य किसी से सर्विस या सेवाएं ली, उनका डिफरेंस कि कितनी सेवाएं ली कितनी सेवाओं के बदले, और उसका डिफरेंस करके जो हम जोड़ देंगे जीडीपी में तो अपनी आएगी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखिए एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि निर्यात। निर्यात माने कि भारत देश ने या भारत के किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश में किसी अन्य देश के व्यक्ति को प्रोडक्ट सेल किया, या जैसे कि भारत सरकार है, भारत सरकार के पास अनाज हुआ 5000 क्विंटल, मानिए एक अनुमान, ये बल्कि ज़्यादा ही होता है इससे, 5000 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ, और हमारा परम मित्र है रशिया रूस, तो हमारे पास हमें पर्याप्त मतलब हमें 5000 क्विंटल में से 4000 क्विंटल पर्याप्त है, मतलब 4000 क्विंटल गेहूं में हमारा देश का काम चल जाता है। ये जो बचा 1000 ये हमारे पास अतिरिक्त उत्पाद है जो कि एक्स्ट्रा में है। अब रशिया देश है भारत का, रशिया देश है भारत का परम मित्र है, तो रशिया ने कहा कि यार भारत देश, मेरे क्या इस बार अनाज की खेती इतनी अच्छी नहीं हुई कि जिससे मेरा देश चल सके, मेरे देश के नागरिक भरपेट खाना खा सके, तो क्या तुम मुझे 1000 क्विंटल गेहूं एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके बदले में तुम्हें पेमेंट दूंगा। अब वो पेमेंट
जिस हिसाब से उन्होंने तय कर रखा है, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे येन में हो, चाहे रुपए में हो, वो उस हिसाब से होगा। तो भारत देश ने कहा जी जरूर, आप हमारे मित्र हैं, और मित्र ही नहीं, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो हम उसे ये गेहूं या जो भी गुड्स हमारे पास वो एक्सपोर्ट करते। अगर जस्ट इसका उल्टा कर दिया जाए तो वही इंपोर्ट होगा, वही आयात होगा। और जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में एनएफआईए मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वही बात है एक्स माइनस एम बाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, भाई शुद्ध कारक आय विदेश से, वही बात है। अगर आयात निर्यात में से आयात को घटा दिया जाएगा तो एनएफआईए आ जाएगी, या आप एक्स माइनस एम को एनएफआईए कह सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएनपी या जीडीपी की गणना में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता। वे कौन सी मदें हैं जो जीडीपी या जीएनपी कैलकुलेशन में ऐड नहीं की जाती है, शामिल नहीं की जाती। तो देखिए विदेशों से प्राप्त उपहार, किसी विदेश से या किसी अन्य देश से जो उपहार प्राप्त होते हैं उन्हें जीएनपी या जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। बेरोजगारी भत्ता, इसको भी नहीं जोड़ा जाएगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता सब्सिडी, किसी होटल द्वारा सब्जियों और कारखाने द्वारा बिजली बिल का भुगतान, इसको भी जीडीपी में ऐड नहीं किया जाएगा। गृहिणियों द्वारा घरेलू काम करना, अब देखिए अब जो गृहिणियां हैं, जो हमारी माताजी है या पत्नी है या दीदी है, वो घर पे घरेलू कार्य करती है। अगर वह कार्य देखा जाए तो उस कार्य का भी एक मौद्रिक मूल्य होता है। अगर वो शेफ मतलब होटल में कार्य करती है शेफ के नाते तो उन्हें मौद्रिक मूल्य मिलता है, लेकिन घर में कार्य करने का उन्हें कोई मौद्रिक मूल्य नहीं मिलता, तो उन्हें हम जीडीपी जीएनपी में नहीं जोड़ते, उनके काम की मौद्रिक मूल्य को नहीं जोड़ते। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसको भी नहीं जोड़ा जाता। मादक पदार्थ जैसे हीरोइन, गांजा, अफीम के विक्रय से प्राप्त धन, क्योंकि इनलीगल गुड्स है या इनलीगल सब्सटेंस है, इनको हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं। विदेश में काम, ये कम नहीं है, काम है, काम करने वाले बेटे से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया धन, कि एक व्यक्ति का पुत्र है वो विदेश में कार्य करता है तो उसकी इनकम हो गई ना, वो उस व्यक्ति के बेटे की इनकम है, उस व्यक्ति की इनकम थोड़ी है। अगर उस बेटे ने अपने पिताजी को कुछ पैसे भेजे हैं तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। कर खरीदने के लिए दोस्त को दिए गए ऋण पर ब्याज, इसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। अपने गार्डन में घरेलू तरीके से सब्जियों को उगाने जैसी आराम की गतिविधियां, इनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। हाउसवाइफ्स डूइंग हाउसहोल्ड कोर्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ नैरोटिक सब्सटेंस, हीरोइन, गांजा और अफीम। मनी रिसीव्ड by a person from a son working abroad, interest received on loan given to friend to buy car, relaxing activity like growing vegetable at home in your garden, इनको भी शामिल नहीं किया जाता। अब आती है जीएनपी, ग्रीन जीडीपी। देखिए ग्रीन जीडीपी क्या होती है, ग्रीन जीडीपी क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन क्यों करते हैं या कैसे की जाती है। ग्रीन जीडीपी कैलकुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जो निर्माणी संस्थाएं हैं, उद्योगपतियों का उद्योग है, जो फैक्ट्रियां है वो उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है, तो उनकी जो फैक्ट्री वर्किंग होती है उनसे कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन निकलता ही है, कुछ ना कुछ तो नहीं बहुत पोल्यूशन निकलता है। लेकिन उस निकले हुए पोल्यूशन से उस फैक्ट्री द्वारा
उत्पादित पोल्यूशन या निकले हुए पोल्यूशन से पर्यावरण पर क्या नुकसान हुआ है, अगर उसको जीडीपी में से घटा दे तो हमारे पास आएगी ग्रीन जीडीपी। तो देखिए ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी माइनस पर्यावरणीय हार्स या पर्यावरणीय नुकसान। ये ग्रीन जीडीपी एक महत्वपूर्ण जीडीपी के रूप में उभरा है, क्योंकि बढ़ते हुए समय में या चलते आगे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज जैसी लैंडस्लाइड, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक, बाढ़, सुनामी जैसी समस्याएं आने लगी है, जो कि एक चिंता का विषय है। और ये सब पृथ्वी के असंतुलन के कारण हुआ है, जिसमें मानव जाति का बड़ा रोल है, मानव जाति की अहम भूमिका है। इसीलिए ग्रीन जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है और हुए नुकसान की भरपाई के लिए CSR जैसे कानून लाए गए हैं और नुकसानों की भरपाई की जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का उत्पादन होता है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गई, धान हो गई, बाजरा हो गया, कारें हो गई, एसी, रिमोट, फ्रिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, उनका निर्माण होता है। तो हम उनके मूल्य को ही ले रहे थे। अब वो निर्माण का हो गया, लेकिन अब किसी ने कार खरीदी, इसने 2 साल यूज की, फिर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, इसकी वैल्यू थी कितनी? 2 लाख रुपए। अन्य व्यक्ति को कार बेचा इसने, तो क्या इसकी वैल्यू अभी भी 2 लाख रहेगी? या मतलब इसने तो किसी से परचेज किया, लेकिन ये अन्य किसी को बेच रहा है, तो ये तो इसका प्रोडक्ट हो गया। तो इसने इसको बेचा, तो फिर ये जैसे जिस वर्ष में बिका होगा उस वर्ष की जीडीपी में शामिल हुआ होगा। जी हाँ, हम सहमत है, जीडीपी में शामिल होगा। फिर ये तो एनएनपी में भी शामिल हुआ होगा। हाँ, एनएनपी में भी शामिल होगा। लेकिन क्या ये जो 2 लाख रुपए अमाउंट है, ये पूरा का पूरा एनएनपी में शामिल होगा? जी हम कहेंगे जी नहीं, ये पूरा का पूरा अमाउंट एनएनपी में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने 2 वर्ष वस्तु का उपयोग भी किया है, तो इसमें घिसावट भी आई है, इसका मूल्य ह्रास भी हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी हुआ है। तो डेप्रिसिएशन हुआ 50,000 का। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 1,50,000 रुपए। तो इस वैल्यू को ही हम एनएनपी में शामिल करेंगे। अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास यानी घिसावट, मूल्यह्रास का मतलब होता है कि उपयोग, किसी वस्तु को उपयोग करने पर उसमें आई घिसावट या उसमें हुआ ह्रास ही मूल्यह्रास कहलाता है। मार्केट प्राइस पर जीडीपी, मार्केट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अगर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात की जाती है, तो एनएनपी मार्केट प्राइस जो कि हमने कैलकुलेट की है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी क्या? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। आईटी मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, एस मीन्स सब्सिडी। देखिए अब बात आती है भाई इसमें सर इनडायरेक्ट टैक्स क्यों माइनस किया? जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है, वो प्रोडक्शन पे नहीं लगते, वो गुड्स एंड सर्विस पर इनडायरेक्ट होते हैं। वो किसी उत्पादन पर, किसी वस्तु के उत्पादन पर नहीं लगता, वो उस वस्तु के एक स्थान दूसरे स्थान जाने पर लगता है या सेल करने पर लगता है। फिर बात है इसे सब्सिडी को ऐड क्यों किया? क्योंकि हमने कहा सर कि यूरिया कट्टा है एक,
एक यूरिया का कट्टा है, ये यूरिया का कट्टा हो गया। यूरिया जो खेतों में देते हैं, वो मैं परचेज करने गया, ये मेरे आया 2000 रुपये का। फिर एक अर्थशास्त्री थे जो पहले भी आए थे, अब दोबारा भी आए, इन्होंने फिर सवाल किया कि सर क्या इसकी, दुकानदार सवाल किया कि सर क्या इसकी ओरिजिनल वैल्यू 2000 है? तो दुकानदार ने किया, सर इसकी ओरिजिनल वैल्यू 2000 नहीं, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 2500 रुपये है। तो फिर अर्थशास्त्री ने सवाल किया, सर क्या आप फिर आप नुकसान लॉस लेकर प्रोडक्ट बेच रहे हो? उसने कहा नहीं सर, मैं अगर लॉस लेकर प्रोडक्ट बेचूंगा तो फिर मेरी दुकान चलेगी नहीं, मैं जीवन निर्वाह कैसे करूंगा? तो फिर अर्थशास्त्री ने पूछा कि इतने कम में क्यों? उसने कहा कि सर मुझे 500 रुपये सब्सिडी मिलती है, मतलब सरकार की तरफ से सहायता मिलती है जो सीधे मेरे अकाउंट में आ जाती है, इसलिए फिर मैं ये कट्टा यूरिया का 2000 का बेचता हूं। तो फिर इसने कहा, अर्थशास्त्री ने हमसे कहा क्या इसकी ओरिजिनल वैल्यू 2000 है? नहीं, हमने कहा नहीं सर इसकी ओरिजिनल वैल्यू 2500 है। तो फिर अर्थशास्त्री ने सवाल किया कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू को ही नेट नेशनल प्रोडक्शन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसकी ओरिजिनल कीमत तो 2500 है, ना कि 2000। 2000 तो सरकार द्वारा सहायता देने के पश्चात आई है, इसीलिए हम सब्सिडी को ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं कि राष्ट्रीय आय मापने में हुए बदलाव की इतिहास से लेकर वर्तमान तक राष्ट्रीय आय मापने में क्या क्या बदलाव हुए हैं, हम उनको देखने जा रहे हैं। तो देखिए, जनवरी 2015 देखिएगा, जनवरी 2015 में CSO द्वारा राष्ट्रीय आय के लिए, CSO द्वारा राष्ट्रीय आय के लिए 2011-12 को आधा वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया। अब ये 2011-12 को आधा वर्ष के रूप में स्वीकार क्यों किया गया? हमने कहा सर अगर आधा वर्ष नहीं रखेंगे तो हम GDP ग्रोथ का पता नहीं लगा पाएंगे, GDP का सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे। हमने पूछा सर कैसे? कि हमने कहा सर 2 सालों में प्रोडक्शन तो सेम ही यूनिट का हुआ है, लेकिन एक साल में इसकी कीमत थी 1000 रुपये और दूसरे साल में थी इसकी कीमत 2000 रुपये। इस हिसाब से तो हमारी GDP में ग्रोथ हुई है। हमने कहा नहीं सर, GDP वस्तु के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य पर होती है। हाँ सर, हमने कहा सर ये उत्पादन मौद्रिक मूल्य तो है इसका। हमने कहा सर आप GDP ग्रोथ को नहीं बता रही है, ये आपकी बढ़ी हुई महंगाई को बता रहे हो आप। भाई पहले कीमतें इतनी थी, अब कीमतें बढ़ी है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए CSO द्वारा 2015 में 2011-12 को आधा वर्ष मानते हुए GDP की सही सही कैलकुलेशन की जाती है, GDP के सही सही आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब बेस ईयर है 2011। अगर GDP वर्तमान कीमत पर ज्ञात की जाए तो वो होगी नॉमिनल GDP। अगर GDP आधा वर्ष पर ज्ञात की जाए, आधा वर्ष मतलब 2011 पर, और अभी ज्ञात की जाए मतलब 2024 की कीमतों पर ज्ञात की जाए तो वो नॉमिनल GDP, और 2011 की कीमतों पर ज्ञात की जाए तो वह रियल GDP होती है। फिर आती है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। कि पर्सनल इनकम क्या होती है? सर पर्सनल इनकम वह आय होती है जो हम कह सकते हैं कि हम मंथली सैलरी या किसी व्यक्ति ने मंथली वेतन कमाया है, उसे हम व्यक्तिगत आय कहेंगे। जी हाँ सर, आपकी बात सही है। हाँ, हमने कहा सर हमारी बात सही होती है, हम गलत बहुत कम बार होते हैं, लेकिन जहां तक हो सकता है वहां तक गलत नहीं हो सकते। देखिए व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? देश में परिवारों को प्राप्त आय अथवा घरेलू क्षेत्रों को सभी क्षेत्रों से प्राप्त आय का योग व्यक्तिगत आय कहलाती है। कि देश में परिवारों को प्राप्त या किसी व्यक्ति को प्राप्त
आय या किसी व्यक्ति को किसी अन्य क्षेत्र से प्राप्त आय को हम, या व्यक्तियों की आय की योग को हम व्यक्तिगत आय कहते हैं। मतलब व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम। वो कैसे ज्ञात की जाती है? पर्सनल इनकम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस आईपीडी माइनस यूसीपी माइनस सीटी माइनस सीएसएस प्लस टीपी। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में से अपन ऐड कर देंगे आईपीडी, मतलब सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, माइनस करेंगे यूसीपी अवितरित निगम लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट, फिर माइनस करेंगे सीटी निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, फिर आता है सीएसएस सामाजिक सुरक्षा अंशदान, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, फिर ऐड करेंगे टीपी हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। अगर ऐसे करेंगे तो अपने पास आ जाएगी पर्सनल इनकम। द सम टोटल ऑफ द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स और द हाउसहोल्ड सेक्टर फ्रॉम ऑल द सेक्टर इन द कंट्री इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। आगे चलते हैं। फिर आता है हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। ये सामान्यतः ऐसे भुगतान होते हैं जो वर्तमान आर्थिक क्रियाओं के लिए नहीं किए जाते। ये समाज के कुछ वर्गों को दी गई आर्थिक सुविधा या सहायता होती है। सामान्यतः यह भुगतान भविष्य में किए जाते हैं, जैसे छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था बीमा, रोजगार भत्ता, पेंशन आदि। ट्रांसफर पेमेंट, these are generally payments which are not made for the current economy activities. They are the financial facilities given to certain sections of the society. These payments are usually made in future such as scholarship, old age insurance, unemployment allowances, pension etc. ये हो गया हमारा हस्तांतरण भुगतान। देखिए दोबारा चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आती है प्रायोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। कि प्रायोज्य आय किसे कहते हैं या डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? देखिए जब एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आय में से कुछ प्रत्यक्ष कर या फीस अथवा जुर्माना को घटाने से शेष बची आय खर्च करने योग्य आय या प्रायोज्य आय कहलाती है। डीआई डिस्पोजेबल इनकम मतलब पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस फीस या चालान को लेस कर देते हैं तो हमारे पास आती है क्या? डीआई। इसकी एक और डेफिनेशन है कि एक व्यक्ति के पास जो खर्च करने योग्य आय होती है वह उपभोग व बचत के बराबर होती है। भाई हमारे पास खर्च करने योग्य आय कितनी होगी? उपभोग मतलब जो हमने यूज कर लिया है और जो हमारे पास बचा हुआ है उसके योग के बराबर डीआई डिस्पोजेबल प्रायोज्य आय होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय मतलब पर व्यक्ति की आय। तो देखिए यह देश के निवासियों की औसत आय होती है। जब देश की कुल राष्ट्रीय आय, गौर से सुनिएगा, जब देश की कुल राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या का भाग देते हैं, कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। मीन्स फॉर्मूला क्या होगा इसका? एनआई नेशनल इनकम डिवाइडेशन पॉपुलेशन। डिवाइडेशन जनसंख्या। अगर
कुल राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय में से हम पॉपुलेशन का डिवाइडेशन कर देते हैं तो हमारे पास आएगी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। फिर आता है वास्तविक आय, रियल इनकम। किसे कहते हैं रियल इनकम? वास्तविक आय एक आर्थिक संकेत है जो किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति पर मुद्रास्फीति के प्रभाव पर विचार करता है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई के प्रभाव पर विचार करता है। यह कीमतों और जीवन यापन की लागत में परिवर्तन के लिए समायोजन के बाद वास्तविक आय का मूल्यांकन करता है। वास्तविक आय मूल्य को दर्शाता है। रियल इनकम इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट consider the impact of inflation on a person's purchasing power. It reflects the actual income value after adjusting for change in prices and cost of living. अब बात आती है भाई परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता क्या होती है। क्रय क्षमता को समझेंगे हम कि जैसे कि एक व्यक्ति की आय है 6,000 रुपये, ये इस व्यक्ति की आय है कर सब चुकाने के बाद, तो इसकी परचेजिंग पावर होगी 6,000 के बराबर। ये 6,000 खर्च करके कुछ भी क्रय कर सकता है, कुछ भी वस्तु का उपभोग कर सकता है। तो ये हो गई हमारे पास इसकी परचेजिंग पावर। फिर आता है राष्ट्रीय खर्च करने योग्य नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या होती है? यह है एक देश की खर्च करने योग्य आय को बताती है। इसके अंतर्गत शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है। कि क्या है भाई? ये एक देश की खर्च करने योग्य आय बताती है। हाँ भाई, राष्ट्रीय खर्च करने योग्य आय है तो ये एक देश की खर्च करने योग्य आय को भी बताती होगी। इसके अंतर्गत शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड विदेशों से प्राप्त शुद्ध आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी रूप में देश की खर्च करने योग्य आय का ही हिस्सा होती है। एनडीपी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एनडीए होना चाहिए। एनआई नेशनल इनकम प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस एनटीईडब्ल्यू नेट ट्रांसफर अर्निंग फ्रॉम रेट ऑफ द वर्ल्ड। वे बाहर से कितना पैसा आया, कितनी सहायता प्राप्त हुई। इट रेफर्स टू द disposable income of a country which includes net indirect taxes and net subsidies received from abroad because it is part of the disposable income of the country in some way or the other. अब आता है भाई जीडीपी डिप्लेटर क्या होता है। What is this GDP deflator? GDP deflator यह देश में कीमत किस दर से बढ़ रही है को बताता है, मतलब ये महंगाई को बताता है। यहाँ मुद्रास्फीति एवं महंगाई को बताता है या महंगाई को बताया जाता है। It tells at what rate the price is increasing in the country. Her एक्सप्लेन इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, ये मुद्रास्फीति महंगाई को बताता है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, बात आती है कैलकुलेट के इसका फॉर्मूला है। जी हाँ, इसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर। इक्वल देन नॉमिनल जीडीपी
जीडीपी डिवाइडेशन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। नॉमिनल जीडीपी मतलब अगर जीडीपी वर्तमान मूल्य पर ज्ञात की गई है तो वो होगी नॉमिनल जीडीपी, और अगर जीडीपी आधार वर्ष के आधार पर ज्ञात की गई है तो वो होगी रियल जीडीपी। जीडीपी डिटेक्टर बताता है कि आधार वर्ष से वर्तमान तक कितनी महंगाई बढ़ी है, उसके आंकड़े प्रस्तुत करता है। कहता है जीडीपी ग्रोथ, देश का उत्पादन किस दर से बढ़ रहा है, यही है जीडीपी ग्रोथ, कि देश का उत्पादन किस दर से या किस रेट से बढ़ रहा है। 8 व्हाट रेट इज द कंट्रीज प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, इसे ही जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। तो क्या जीडीपी ग्रोथ का भी कोई फॉर्मूला होता है कि कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे कैलकुलेट नहीं की जाती? इसका भी फॉर्मूला होता है ग्रोथ इक्वल देन जीडीपी रियल प्राइस पर रियल प्राइस वर्तमान वर्ष पर डिवाइडेशन जीडीपी, ये भी रियल प्राइस होगी लेकिन ये वर्तमान वर्ष के मूल्य पर या वर्तमान वर्ष पर, और ये भी रियल प्राइस है लेकिन ये पिछले वर्ष पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमें जीडीपी ग्रोथ पता चल जाएगी कि जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी प्रतिशत ग्रोथ हुई है। सम फैक्ट्स है आपके सामने, कुछ बिंदु। आधार वर्ष को कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, जो आधार वर्ष को कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, ये आधार वर्ष जो मूल्य है उसे कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। इस पर रियल जीडीपी ज्ञात की जाती है। द बेस ईयर इज कॉल्ड कांस्टेंट प्राइस ऑन दिस रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड जीएवी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, आपूर्ति पक्ष की तरफ से ज्ञात किया जाता है और ये सेक्टर वाइज ज्ञात किया जाता है। फ्रॉम द सप्लाई साइड एंड सेक्टर वाइज कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीएवी। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना या मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कैसे होता है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनके आधार पर हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं या वो इवैल्यूएशन करते हैं। जिसमें पहली पद्धति है आय पद्धति, इनकम मेथड, सिस्टम की जगह इधर मेथड करेंगे। इसमें क्या होता है, आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि मजदूरी एवं वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, परोक्ष कर, मूल्यह्रास, हस्तांतरण, भुगतान। आय पद्धति में सीधा सीधा है कि आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करना। इनकम मेथड, यहाँ आप मेथड कर लीजिएगा सिस्टम की जगह। नेशनल इनकम इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम सच एज वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू लॉस, ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वह पद्धति एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन व्यय के आधार पर किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी विनियोग, शुद्ध विदेशी विनियोग, वस्तुओं तथा सेवाओं पर सरकारी व्यय। एक्सपेंडिचर मेथड कर लीजिएगा इसको। मेथड, नेशनल इनकम इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ expenditure such as personal consumption expenditure, gross domestic private investment, net foreign investment, government expenditure on goods and service। व्यय पद्धति
राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन व्यय के आधार पर करना ही व्यय पद्धति कहलाता है। फिर थर्ड आता है हमारा, थर्ड एंड लास्ट मेथड है मूल्य वर्धित पद्धति। उत्पादन का मूल्य वर्धित पद्धति, वैल्यू एडेड मेथड। उत्पादन की अनेक अवस्था में भौतिक निर्गतों मतलब आउटपुट तथा भौतिक आगतों मतलब इनपुट के मूल्य के अंतर को, कि आउटपुट माइनस इनपुट का जो डिफरेंस आएगा किसका, प्रोडक्ट का, उसी को मूल्य वर्धित या वैल्यू एडेड कहा जाता है। इसका उपयोग दोहरी गणना से बचने के लिए किया जाता है। कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कि कोई वैल्यू है उसे दो बार तो नहीं कैलकुलेट कर लिया गया है, कैलकुलेशन में शामिल नहीं कर लिया गया है, उससे बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल इनपुट एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। इट इज यूज्ड टू अवॉइड डबल कैलकुलेशन। मूल्यवर्धित पद्धति क्या, कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि उत्पादन के आउटपुट और उत्पादन के इनपुट का डिफरेंस ही मूल्यवर्धित पद्धति होती है। फिर आते हैं राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ। ये हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ है, कौन कौन सी डिफिकल्टीज है जो हमारे समक्ष आती है, वो समस्या पैदा करती है, समस्या उत्पन्न करती है। तो चलते हैं। पहला होता है स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये पहली समस्या है। अर्थव्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वयं का छोटा मोटा काम करते हैं। सही बात है सर, अर्थव्यवस्था में जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बड़ा ही काम करे, व्यक्ति अपने छोटे मोटे काम करके भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे किराना स्टोर वाला, इनकी आय की गणना करने में कठिनाई होती है क्योंकि किराना स्टोर की आय किसी दिन हो भी जाए, किसी दिन नहीं भी हो, तो वो और इनकी आय इतनी नहीं होती कि राष्ट्रीय आय में इनको गिना जाए। इनकी आय को न गिनने से ये समस्या आती है कि राष्ट्र की जो एक्चुअल इनकम होनी चाहिए थी वो एक्चुअल इनकम सामने नहीं आ पाती, क्योंकि कमाया तो उसने भी है ना, चाहे इसने 10 कमाया चाहे 20 कमाया, वो भी तो इनकम ही है। फिर सेकंड है पुरानी वस्तुएं, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। अंतरिम व मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यांकन में कठिनाइयां। भाई डिफिकल्टीज इन वैल्यूएशन ऑफ इंटरिम एंड इंटरमीडिएट आइटम। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यांकन में भी कठिनाइयां महसूस की जाती है राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में। फिर तीसरा आता है अंशपत्र एवं ऋण पत्र के बाजार। ऋण पत्र के बाजार के लेन देन केवल कागजी क्रियाएं होने के कारण राष्ट्रीय आय में नहीं गिनी जाती है। देखिए अंशपत्र एवं ऋण पत्र मतलब शेयर्स एंड डिवेंचर्स, उनका सेल और परचेज होता है, तो वो कागजी कार्यवाही होती है, जिससे कागजी कार्यवाही होने के कारण इन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन वो भी तो एक प्रोडक्ट की तो है, किसी कंपनी के शेयर बेचे तो जो इनकम का फ्लो है वो तो हुआ है ना, तो इनकी कागजी क्रियाएं होने का कैलकुलेशन राष्ट्रीय आय में नहीं किया जाता है। फिर चौथा है गैर कानूनी क्रियाएं जैसे कालाबाजारी, अन्य अनैतिक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। अब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कालाबाजारी कर रहा है, वह उसे ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, तो उसकी इनकम नहीं आएगी, या उसे हम काली आय या इनलीगल इनकम भी कहते हैं। इनलीगल इनकम राष्ट्र में तो होती है लेकिन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है, राष्ट्रीय आय में कोई शामिल करता नहीं है। शामिल कब करेंगे? जब वो सामने आएगी। जब अगर ब्लैक इनकम में ब्लैक मनी सामने आ गया तो फिर वो ब्लैक तो रहा ही नहीं। अगर ब्लैक मनी सामने आ गया तो गवर्नमेंट रेट डालेगी तो टैक्स लेगी। अगर जिस दिन टैक्स पेड कर दिया उसने तो ब्लैक इनकम से व्हाइट इनकम हो जाएगी। अब आता है राष्ट्रीय आय का महत्व। ये हमारा लास्ट टॉपिक भी रहेगा, राष्ट्रीय आय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम का महत्व क्या है, इसे राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों कैलकुलेट की जाती है, अगर इसे कैलकुलेट नहीं करते तो कौन कौन सी समस्या है जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है या सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसका
आर्थिक प्रगति का ज्ञान बाय नेशनल इनकम से एक देश की राष्ट्रीय आय की सही जानकारी प्रदान होती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वह राष्ट्र कितनी प्रगति कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ए कंट्रीज नेशनल इनकम इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन कि एक देश की राष्ट्रीय आय सही जानकारियां प्रदान करती है कि राष्ट्र कितना ग्रोथ कर रहा है, ये कितना आगे बढ़ रहा है। फिर सेकंड आता है आर्थिक नीतियां बनाने में सहायक। एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर अपने देश के लिए आर्थिक नीतियां निर्धारित कर सकता है। देखिएगा वो आर्थिक नीतियां निर्धारित कैसे करता है। एक राष्ट्र जितना अर्न करता है, जितनी उसकी राष्ट्रीय आय होती है, उसका एक बजट बनता है। उस बजट के अनुसार वह अपनी आर्थिक नीतियों में किस क्षेत्र में कितने कितने पैसे, कितना अमाउंट खर्च करना है, उन सभी का एक बजट बनाता है या कच्चा चिट्ठा बनाता है, जिससे उस देश की आर्थिक नीतियां निर्धारित होती है कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा खर्च और कब कैसे किया जाएगा। फिर आता है क्षेत्रीय समानता, रीजनल इनइक्वालिटी। हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर इस असमानता को दूर करने की नीतियां बनाई जाती है। कि हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, भाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, आय का असमान वितरण से अमीर अमीर रह जाता है, गरीब गरीब रह जाता है। तो राष्ट्रीय आय के आधार पर, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर असमानता को दूर करने की नीतियां, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। रीजनल इनइक्वालिटी, वी नो दैट रीजनल वेरिएशन आर फाउंड in every nation. Politicians are made to remove this inequality on the basis of national income figures. फिर चौथा आता है कृषि और पशुपालन का समुचित विकास। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही कृषि और पशुपालन की समुचित नीतियां बनाकर इनका विकास किया जाता है। कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर ही कृषि आय, पशुपालन जैसे क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है। इनमें नई नई तकनीकों, नई नई बातें, नए नए जो भी है, नई नई चीजों का अनुसरण किया जाता है और वह ज्ञान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि प्राथमिक क्षेत्र में विकास हो सके। और प्राथमिक क्षेत्र में विकास से मतलब क्या सर, कि फसल का ज्यादा उत्पादन करना। फसल का ज्यादा उत्पादन करना नहीं कि एक, जैसे कि माना कि एक खेत है, सीमित संसाधनों में उत्पादन को अधिक से अधिक करना ही अधिक से अधिक करना ही कृषि का विकास और पशुपालन समुचित विकास कहलाता है। अब सर ये अधिक से अधिक कैसे करेंगे? कि अधिक से अधिक कैसे करेंगे? अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो ज्ञान है, तो हम उसका यूज करके लिमिटेड सोर्सेज में मोर देन सफिशिएंट प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास पांचवा, आर्थिक नियोजन के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। राष्ट्रीय आय का उपयोग राष्ट्रीय आय के स्तर व शेष से उपयोगी जानकारियां मिलती है जो आर्थिक नियोजन में सहायक होती है। टैक्सेस ऑन नेशनल इनकम लेवल्स आर प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन that aids in economic planning। फिर छठा है प्रति व्यक्ति आय को आधार प्रदान करना। राष्ट्रीय आय की संरचना प्रति व्यक्ति आय को आधार प्रदान कराती है। कि एक राष्ट्र की आय बढ़ेगी तो उस राष्ट्र के व्यक्ति की आय बढ़ेगी। जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े ही बताते हैं कि इस बार राष्ट्रीय आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय में इतनी प्रतिशत बढ़ोतरी होने की संभावना है या इतनी प्रतिशत वृद्धि होगी। फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल बिंदु आता है कि आय के समान वितरण एवं रोजगार में सहायक, हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ।
एक देश की राष्ट्रीय आय के लेके उस देश के राष्ट्रीय आय के वितरण को समान बनाने में उपयोगी सिद्ध होती है। अकाउंट्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री प्रूव यूजफुल इन मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ डेट कंट्री इक्वल। तो इसी टॉपिक के साथ आपका यह लेसन नेशनल इनकम खत्म होता है। हमने इस लेसन में जाना, इस क्लास में जाना कि नेशनल इनकम के बारे में कैलकुलेशन की जाती है, कौन कौन सी कैलकुलेशन होती है, और इस चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया कि नेशनल इनकम क्या है, इसका ऐतिहासिक इतिहास क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे होती है, ये कैसा प्रभाव डालती है एक देश की अर्थव्यवस्था पर, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, या ये क्या महत्व रखती है कि इसकी कैलकुलेशन से एक देश में सही आंकड़ों का प्रभाव होता है, देश अपने ग्रोथ को बताता है। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक खत्म होता है नेशनल इनकम। हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, जाना क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपका आज का टॉपिक खत्म। थैंक यू, फिर मिलेंगे।